स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज चर्चा हो रही है कर्नाटक चुनाव के परिणाम और उसके फॉलोआउट्स और 2024 के लिए क्या नए सबक लेगी। शेखर सर, जो पोलराइजेशन करने की बीजेपी ने कोशिश की वो फेल हो गया कर्नाटक में, जो कि उनका एक बहुत बड़ा हथियार होता है। क्या उनके लिए मैसेज है? मैसेज तो मुझे लगता है कि 5 बिंदु पे है। एक है कि आपको अपने, जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने बोल रहे हैं तो अपने राज्यों में जहां आप शासित कर रहे हैं वहां पे भी आपको कार्रवाई करनी होगी। करप्शन पे आप हिंदुत्व बात रखकर इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे अपेक्षा ज्यादा है। देखिए, कांग्रेस करप्शन को लेकर बात आएगी भी, फिर भी टॉलरेंस लेवल मुझे लगता है कि उनके वोटर बेस में ज्यादा है। लेकिन बीजेपी के लिए करप्शन इश्यू पे अगर कहीं दिखाई दे रहा है कि वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे, वो सच हो या ऑपोजिशन के कैंपेन, वो अलग बात है। लेकिन आपको हमेशा दिखाना पड़ेगा कि करप्शन के खिलाफ है, क्योंकि आपकी पार्टी की ग्रोथ पे इसी पे हुई है। आपने करप्शन स्कैम्स को लेकर करके आपको 2014 का मैंडेट मिला है। अगर इसमें कहीं ना कहीं कमी है, और सुशासन, दूसरी बात, सेकेंड बिंदु है सुशासन। जब सुशासन में अगर कमी आई तब तो उस पर भी प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बार बार गुड गवर्नेंस की बात होती है, बार बार कहा जा रहा है कि भाई किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह रिफॉर्म हो रहा है। लेकिन जब राज्यों में अगर वो दिखाई नहीं देता, वो एक प्रॉब्लम है। तीसरी बात, जब पोलराइजेशन करने से पहले आप सोचना पड़ेगा। देखिए, मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो पड़ोस राज्य आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था, पिटिशन हो गया, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहां पे 15 साल से ज्यादा ये आरक्षण चल रहा है। देवराज उस समय से ये आया था, एक रामलिंग कमेटी के रिपोर्ट के बाद ये लागू हुआ और चलता आ रहा है। यहाँ पे कोई कोर्ट का फैसला नहीं था, या आप कोर्ट जाके कोर्ट से कुछ फैसला ले आते, वो भी नहीं हुआ। ये एक अचानक लास्ट मिनट में एक ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया जिसमें मुस्लिम आरक्षण गई, और साथ में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो कैटेगराइजेशन में कुछ बदलाव किया गया, जिस बदलाव में काफी भ्रम पैदा किया गया, जिस भ्रम को लेकर कंफ्यूजन हुआ कि कुछ समुदाय को लगा कि भाई इस नए जो फॉर्मूला में हमें कम हो जाएगी। एक तरफ तो मुसलमान वोटर्स नाराज हो गए, भाई जो चलता आ रहा है, कोर्ट का फैसला नहीं था, 15 साल से चल रहा है, इसको ये हटा रहे। तो ये ज्यादातर ये रोटी कपड़ा मकान इश्यू से जुड़ा हुआ है आरक्षण मामला, तो ये ज्यादा इंपैक्ट हुआ। और दूसरी तरफ आप जो जनजातियां हैं, ये है SC ST के अंदर भी ये जो रिकैटेगराइजेशन हो रहा था, उसमें बहुत कंफ्यूजन हुआ, बहुत डर बढ़ गई, भाई क्या हमारी कम्युनिटी इसमें ज्यादा नुकसान होगी, क्योंकि कई चीजें बदल रहे, लिस्ट में बदलाव आ रहा है। ये एक बात है। तो जो भी चीज अगर आप लास्ट मिनट में करेंगे तो आप मैसेज भी नहीं दे पा रहे जो सोशल मैसेज देना है। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं, देखिए, ज्यादातर प्रॉब्लम आया जो बंगाल में भी देखा गया, अगर कैंपेन ज्यादातर दिल्ली से कंट्रोल हो और दिल्ली के नेता, मतलब अमित शाह जी या JP नड्डा जी, उनकी ये जाएगा, तो लोकल लीडर जैसे बंगाल में, देखिए बंगाल में क्या हुआ, ये लोग जाके हिंदी में भाषण देते थे। अच्छा, बंगाल ऐसा राज्य है, कलकत्ता छोड़ के इतनी हिंदी समझ नहीं होती अंदर में, वैसे कर्नाटक में भी हुआ। ये ज्यादातर कैंपेन फोकस इन्हीं था, और लोकल लीडर सामने नहीं थे। लोकल लीडर्स कहीं दिखाई नहीं दिए, ज्यादा से रोड शो इनकी बात हो रही, या नड्डा जी का, या अमित शाह जी का, या लास्ट में प्रधानमंत्री मोदी जी का। यह भी बड़ा हुआ कि जब लोकल लीडरशिप को आपको कभी भी मतलब उनको पीछे नहीं रखना है। ठीक है, ये अपने आप में अमित शाह जी का, नड्डा जी का बड़ा रोल होगा इलेक्शन कैंपेन में, मैनेजमेंट, लेकिन सामने आपको रखना पड़ेगा। आप कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस में गांधी परिवार कैंपेन में थे, लेकिन वो सामने नहीं थे। वो एक साइडलाइन शो चल रहा था, राहुल गांधी जी का हो या प्रियंका गांधी जी का हो या सोनिया गांधी जी ने एक रैली किया, बस प्रियंका गांधी से जो 5 प्रॉमिस जो उनके लिए बड़ा सक्सेस रहा, हाँ। वो अच्छे मैसेज प्रियंका जी दे दी, बाद में वो मैनिफेस्टो में शामिल हुआ। तो ये लोकल लीडरशिप को इग्नोर करना, खास करके गैर हिंदी राज्यों में, जहां पे मतलब नॉन हिंदी स्टेट्स में, हाँ। आपको लोकल लीडरशिप की जरूरत है, क्योंकि हिंदी बेल्ट में आपका प्रधानमंत्री का अपना है, हो सकता है बाकी बीजेपी नेताओं के भी अपनी नेशनल पुल हो सकती है, लेकिन जो स्टेट्स जहां पे आप उतने मजबूत नहीं है, वहां पे अगर लोकल लीडरशिप को कहीं ना कहीं साइडलाइन करेंगे, या लग रहा है कि भाई वो कुछ नहीं कर रहे हैं। एक सवाल और, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो मुस्लिम वोट खत्म किया गया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लास्ट मोमेंट पे, उससे लोग नाराज हुए और मुस्लिम पूरा पोलराइज हुआ 100%। तो ये क्या एक एक्सपेरिमेंट था इनका
कि करके देखते हैं कि हो सकता है हिंदू इधर पोलराइज हो, लेकिन हिंदू हुआ नहीं पोलराइज, वो उधर चला गया। ये प्रयोग था क्या बीजेपी का जो फेल हो गया? नहीं, मुझे लगता है उनको जब पता चला कि गवर्नेंस इश्यू को लेकर लोकल नाराज है, करप्शन इश्यू भी को भी मुकाबले करने में दिक्कत हो रही है, उनको लगा कि ठीक है, हम ये सोशल कॉम्बिनेशन, क्योंकि कांग्रेस की जो प्लस पॉइंट है उसमें हम थोड़ा डिस्टर्ब करके देखें, क्योंकि कांग्रेस हमेशा ये सोशल बेस जो आइंदा वाला फैक्टर वो उनके लिए अच्छा चल रहा था। लेकिन मतलब मुझे लगता है ये क्विक सोल्यूशन, मतलब आप जहां शॉर्टकट जाएंगे तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और दूसरी बात, ये डबल इंजन सरकार देखिए, डबल इंजन जो मेन इंजन तभी पुल कर सकती है कि दूसरा इंजन भी काम करे, वर्किंग इंजन हो। ये बात तो सही है कि अगर सेकंड इंजन अगर फेल है तो मेन इंजन के लिए डिब्बों के साथ ये फेल्ड इंजन को भी खींचना होगा। वही हुआ कर्नाटका में। ये पॉइंट आपका एकदम सही कि जब एक इंजन काम ही नहीं कर रहा तो डबल इंजन बेचारा क्या करेगा, वो सिंगल इंजन माना जाएगा। प्रदीप जी, आप बीजेपी के लिए क्या लर्निंग, और इसमें कांग्रेस भी जोड़ देता हूँ क्योंकि वो फिर रह जाएगा, दोनों के लिए क्या, जैसे बीजेपी के तो क्या सबक लिया इन्होंने कि भाई लास्ट मोमेंट पे ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं करना वरना फंसेंगे आप, नंबर 1। नंबर 2, यूपी इलेक्शन इन्होंने 2 चीज़ों पे चुनाव जीता था। लाभार्थी एक नया टर्म कॉइन किया गया था और उसको इन्होंने अच्छे से सेल किया, और दूसरा इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, जो इनका बिल्कुल थंपिंग था कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के दाम पे वोट पड़ेगा। कर्नाटक में लाभार्थी वाला टिकट नहीं चला इनका, उससे बड़ा ऑफर कांग्रेस की तरफ से था, ऐसा मतलब प्रचार में बोला गया। आपके हिसाब से क्या लर्निंग है इनके लिए? नहीं, पहले लाभार्थी की बात करते हैं। देखिए, लाभार्थी का ये कार्ड चलता है जब उसके लिए आप लगातार प्रयास करते रहे। उत्तर प्रदेश में या दूसरे राज्यों में जहां चला, कार्यकर्ता लगातार उन लोगों के संपर्क में रहा जो लाभार्थी है। कर्नाटक में ऐसा नहीं हुआ। जो आप पोलराइजेशन की मुद्दा बार बार ला रहे हैं, देखिए मुझे लगता है कि बीजेपी को या तो गलतफहमी हो गई या ओवर कॉन्फिडेंस पे थी। उसने कर्नाटक की जो सामाजिक संरचना है उसको समझने में गलती की। मुझे जो है लगता है कर्नाटक की सामाजिक संरचना कुछ कुछ बिहार से मिलती है। अयोध्या आंदोलन के दौरान भी बीजेपी को कोई बड़ी सफलता बिहार में नहीं थी। कर्नाटक में भी आप देखें, कोस्टल कर्नाटक से बाहर बीजेपी इस तरह का हिंदू पोलराइजेशन या हिंदू ध्रुवीकरण या हिंदुओं को एक करने में कामयाब नहीं हुई। इस चुनाव में क्यों उनको लगा, मुझे समझ में नहीं आया। अगर 4% रिजर्वेशन मुसलमानों का हटाने पर फायदा बीजेपी को तभी हो सकता था जब मुसलमान इसके विरोध में सड़क पर निकलता। तो उनका असेसमेंट क्या ऐसा था? अगर ऐसा था तो बिल्कुल ही गलत था, उसको कांग्रेस ने फेल कर दिया। तो ये जो पोलराइजेशन है, ये जो राहुल जी बात कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि किसी एक मुद्दे से आप चुनाव नहीं जीतते। मुद्दों का एक समुच्चय होता है, गुच्छा होता है जो आपको चुनाव जिताता है। किसी मुद्दे का उसमें कंट्रीब्यूशन कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। बीजेपी जो है वो 2 चीजों पर निर्भर हो गई, एक ये पोलराइजेशन, दूसरे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता। और चुनाव दर चुनाव अलग अलग राज्यों में ये संदेश मतदाता दे रहा है कि हम नरेंद्र मोदी को लोकसभा के लिए पसंद करते हैं, राष्ट्रीय राजनीति के लिए पसंद करते हैं, लेकिन राज्य की राजनीति के बारे में हम फैसला उनके कहे के आधार पर ही करें, ऐसा जरूरी नहीं है। आप देख लीजिए राजस्थान का उदाहरण या झारखंड का या छत्तीसगढ़ का या फिर मध्य प्रदेश का, एक के बाद इस तरह से देखते जाइए तो और वोट परसेंटेज में भी आपको अंतर दिखेगा कि लोकसभा में उसी राज्य में जितना वोट मिला उसमें 5 से 15% तक का अंतर आता है बीजेपी के वोट शेयर में। तो ये एक क्लियर जो है मैंडेट, एक क्लियर इंडिकेशन मतदाता की ओर से है कि प्रधानमंत्री का राज्य के चुनाव में दुरुपयोग करना बंद कीजिए। उसकी अपील उतनी ज्यादा नहीं होती उनकी जितनी होती है लोकसभा चुनाव में। तो बीजेपी ने एक नहीं, जैसे चुनाव जीतने के लिए कई मुद्दे चाहिए, हारने के लिए भी कई मुद्दे चाहिए होते हैं। बीजेपी ने एक नहीं बहुत सारी गलतियां और एक के बाद एक। सबसे बड़ी गलती देखिए राज्य के चुनाव में जो है, गलती नहीं मेरा मतलब है कमजोरी, वो होती है स्टेट की लीडरशिप। अगर आपकी स्टेट लीडरशिप कमजोर है तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि और उस पर से अगर आपको एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना है तब तो और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। स्ट्रांग लीडरशिप एंटी इनकम्बेंसी का सामना
कर सकती है जो उत्तर प्रदेश में योगी प्रदीप सर, अगर राज्य यूनिट इतनी छिन्न भिन्न थी तो मुझे लगता है अगर मोदी जी का चेहरा नहीं किया था तो इतनी सीटें भी नहीं आती जितनी आई हैं। जिस तरीके की हालत ये तो उन्हीं की वजह से आ गई जो मिल गई 60-65, वरना क्या हुआ, स्टेट लीडर के तो कोई है ही नहीं वहां पे, जिस तरह से तितर बितर है। तो भाई आपका जो सबसे बड़ा नेता था उसको आपने चुनाव से पहले रिटायर कर दिया। हाँ, अब उसके बाद जो आपने जिसको मुख्यमंत्री बनाया उसकी कोई अपील नहीं है, करेक्ट, न कार्यकर्ता में है न आम मतदाता में है। उसको भी आपने मतलब वो कहते हैं कि जी, दूसरा खत्म किया, बुरा किया, उसे भी छोड़ दिया और बुरा किया, तो उसको भी आपने उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया। मुख्यमंत्री है लेकिन उसको ये नहीं कहा कि यही मुख्यमंत्री होंगे हमारे, तो आपने खुद ही नो कॉन्फिडेंस जता दिया अपने मुख्यमंत्री से भी चीफ मिनिस्टर में। जी प्रदीप सर, तो ऐसे क्यों आप ये उम्मीद करते हैं कि जनता उस पर भरोसा करेगी? जी अभय जी, इतनी चर्चा के बाद हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को हम देख रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स पे काम होता है तब चुनाव जीता जाता है। लेकिन कर्नाटक जैसा विकसित राज्य, आईटी कैपिटल, स्टार्टअप कैपिटल, ब्रेस्ट ऑफ द माइंड्स वहाँ रहते हैं, उसके बाद जातियों की इतनी जकड़न, तो मैं वही तो कह रहा था कि आपको सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग करनी है, जातियों का कीमा बनाना है, बाकी ये सब भ्रष्टाचार से थोड़ी वोट मिलता है। देखिए, भारत में जो आधुनिकता आई है तो वो उस तरीके से भारतीय समाज का समरूपीकरण नहीं कर पाई है इस तरीके से पश्चिम में हुआ है या और दूसरी जगहों पे हुआ है। तो भारतीय समाज की बुनियादी इकाई तो अभी भी जाति और समुदाय है, सभी जगह है। मतलब पढ़ाई लिखाई और अच्छी नौकरी करने से कोई फायदा नहीं है जी? नहीं। देखिए, भारतीय समाज का अपना एक सदियों पुराना, हजारों साल पुराना एक किरदार है, उसको हम लोगों को यूरोपीय आईने में नहीं देखना चाहिए। अगर यूरोपीय आईने में देखेंगे तो हमें हमेशा लगेगा कि हमारी आधुनिकता भी अधकचरी है, हमारा विकास भी अधकचरा है, हमारे आईटी उद्योग में आगे बढ़ने से क्या फायदा हुआ, हमारे औद्योगिकरण से क्या फायदा हुआ। जाति अपनी जगह बनी रहेगी लेकिन साथ में ये चीजें भी बढ़ती रहेंगी। कौन मना करता है आईटी में विकास हो? कोई किसी भी जाति का नेता इस बात के लिए मना नहीं करेगा। लेकिन सवाल सत्ता के बंटवारे का है। सब लोग सत्ता में हिस्सा चाहते हैं और जो पार्टी सब समुदायों को आश्वासन देती है कि हम आपको पॉलिटिक्स में लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, उसको समुदाय का समर्थन मिलता है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 8-9 साल में उसने इस दिशा में अभूतपूर्व कामयाबी हासिल की है। उसने तरह तरह के समुदायों को ये आश्वासन दिया है और वो समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। जहां पर वो इस तरह के आश्वासनों को देने में गड़बड़ी करती है वहां पे वो समुदाय उससे नाराज होते हैं। तो दूसरी बात, भाजपा ने पिछले 9 साल में जो कामयाबी हासिल की है उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि भाजपा की सरकारें गैर भाजपा सरकारों के मुकाबले गवर्नेंस में कुछ 21 बैठती हैं। लेकिन जहां पर उनकी सरकारें निकम्मेपन और भ्रष्टाचार की शिकार हैं वहां पर उनको वो कामयाबी नहीं मिल सकती। जैसे हिमाचल प्रदेश में हुआ, दिल्ली महानगर पालिका के चुनाव में हुआ, कर्नाटक में हुआ। भ्रष्टाचार और निकम्मेपन के कारण भाजपा लगातार ये तीसरा चुनाव हारी है। इस बात से हम मुंह नहीं चुरा सकते। जी राहुल वर्मा जी, बहुत सारी चर्चा हम लोगों ने की है, बहुत सारे फैक्ट्स रखे हैं और किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव जीतने के लिए उसके अपनी स्ट्रेटजी, अपने फार्मूले होते हैं। मुझे ये सवाल बार बार कुरेदता है, पूछने का मन करता है, जो मैं पूछता हूँ कि आप एक प्लेटर बना के जाते हैं चुनाव जीतने के लिए या केवल एक इशू जो आप सेल करते हैं अच्छे से? कर्नाटक में कांग्रेस ने क्या सेल किया? आप सत्ता में तो थे नहीं, आपकी इतनी क्रेडिबिलिटी थी क्या कि वो 1,000-2,000 रुपये गृहलक्ष्मी स्कीम के तहत आप देंगे, लोग मान जाएंगे? 72,000 रुपये दे रहे थे ना केंद्र में आप, लोकसभा में माना किसी ने? क्या नहीं माना। तो पॉइंट मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ, चूंकि आप एनालिसिस करते हैं, कि पॉइंट एक होता है, एक एजेंडा जिसको आप सेल करने जाते हैं। मोदी जी का चेहरा सेल होता है कि नहीं होता है? उनका ब्रांड बिक जाता है कि इसको क्या मिला, ये बात की बात है। 1,400 रुपये का सिलेंडर खरीद के हम मोदी जी को वोट देते हैं। तो राजनीतिक दलों के लिए एक एजेंडा होता है जिसको अच्छे से सेल कर लेते हैं। कर्नाटक में बुरी तरह विफल हुए, कुछ नहीं सेल कर पाए। मतलब उनके पास प्लेटर था, वो सब अच्छा था, कुछ भी बेच नहीं पाए, और सब बुरा था इसलिए सब हार गए। वो आपके हिसाब से? मैं इस बात से, इस प्रेमाइज से ही सहमत नहीं हूं कि एक किसी आधार पे, एक किसी चेहरे पे पूरा का पूरा चुनाव जीता जा सकता है। मतलब ये टीवी के लिए अच्छा विषय हो सकता है कि ब्रांड मोदी दिखता है, पर आप मोदी जी को दे दीजिए कांग्रेस की कमान और बोलिए वो कांग्रेस को चुनाव जितवा दे। ऐसे नहीं होता है। सिर्फ वो चेहरा नहीं होता है, चेहरा रिप्रेजेंट करता है
पार्टी के इतिहास को, पार्टी की आइडियोलॉजी को, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल मशीन को। तो ये मतलब अभी जो आप कर्नाटक में ही आपको अगर जैसे अभी कुछ लोग बात करेंगे कि मतलब देखिए, पोल प्रोमिसेस मैटर करते हैं। कांग्रेस ने जो वो 5 प्रोमिसेस किए, उनका कुछ ना कुछ रेजोनेंस रहा होगा, पर अगर सिर्फ प्रोमिसेस के सहारे ही चुनाव जीता जा सकता था तो भाजपा ने भी कोई कम प्रॉमिस नहीं करा। भाजपा ने भी कहा कि हम आधा लीटर दूध फ्री देंगे रोज। भाजपा ने भी बोला कि हम 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे बीपीएल परिवारों को। उनके भी ऐसे 3-4 प्रोमिसेस थे। तो सिर्फ वायदे करने से नहीं होता है, वायदे को कम्युनिकेट करना पड़ता है। वायदे पर आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, वायदे पर आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। जो हम लोग अभी 40-45 मिनट से बात कर रहे थे, या अभय जी ने जो लास्ट में कहा कि जब सरकार निकम्मी हो, जब आपके स्टेट लीडरशिप पे भरोसा ना हो, तो आप कोई भी वायदा करें तो वो नहीं करेगा। मोदी जी लाभार्थी के मुद्दे पर या अनेक मुद्दों पर वोट इसलिए मोबिलाइज कर ले जाते हैं क्योंकि उनकी कुछ क्रेडिबिलिटी है। वो पॉपुलैरिटी एम्प्टी पॉपुलैरिटी नहीं होती है। तो कांग्रेस यहां पर कर्नाटक में अपनी बात इसलिए कर पाई क्योंकि उसने एक सोशल कोलिशन बनाया। जो सामने सरकार थी उसका परफॉर्मेंस खराब था, इनकी लीडरशिप ठीक थी, इन्होंने ग्राउंड पे 1-1.5 महीने लोकल इश्यूज पे कंटिन्यूअसली मोबिलाइज करा, और साथ में ये पोल प्रोमिसेस भी किए। पोल प्रोमिसेस इसलिए किए क्योंकि पार्टी को लगा कि एक इकोनॉमिक एंजाइटी डेवलप हो रही है, और ये आपको इसलिए अलीदा कोलिशन इसलिए बन रहा है। अलीदा कोलिशन को सिर्फ इसे जातियों का समीकरण ना देखा जाए। एक्सिस माई इंडिया सर्वे और लोकनीति CSDS दोनों का सर्वे ये सजेस्ट कर रहा है कि ये बॉटम हाफ क्लास के टर्म्स में भी मतलब गरीबों का एक, क्योंकि इंडिया में कास्ट और क्लास काफी ओवरलैप करते हैं, तो ये अगर आप देखेंगे कांग्रेस जो है वो मध्यम निचला मध्यम वर्ग और गरीबों के बीच में भाजपा पे बहुत बड़ी लीड है। रूरल एरियाज में ज्यादा अच्छा करा है कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले। तो ये जो अलीदा कोलिशन है, इसे सिर्फ कास्ट कोलिशन ना माना जाए, ये एक क्लास कोलिशन भी है। और मैं इसी में साथ में जोड़ना चाहता हूं, और शायद ये पूरी दुनिया में सोशल आइडेंटिटीज पॉलिटिक्स में हमेशा रिफ्लेक्ट होती हैं। जब हम भी आधुनिकता की बात कर रहे थे या बैंगलोर को IT और ये सब को, मैंने दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं देखा है जहां पर पॉलिटिक्स में सोशल आइडेंटिटीज नहीं रिफ्लेक्ट होती हैं। हमारे यहाँ कास्ट है इसलिए कास्ट रिफ्लेक्ट होती है। आप अमेरिका में जाएंगे, वहां पे क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस होते हैं, वहां पे रेस के बीच में वो आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट होती है। तो बिना आइडेंटिटी रिफ्लेक्शन के आप पॉलिटिक्स नहीं देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा। आई एम रियली थैंकफुल ऑल ऑफ यू, क्योंकि बहुत सारे इसमें सवाल एड्रेस किए गए जो जनरली शायद कहीं और डिस्कस नहीं हो रहे होंगे। मैंने बहुत कैंडिडली आपसे बहुत सारे सवाल आप लोगों से पूछे। एक जो बड़ा इशू रह गया, शायद अभी मेरे पास समय नहीं है जिसको मैं खोलता, कि इससे कांग्रेस के लिए 24 का रास्ता कैसे बनेगा। ये पूरे घंटे की डिबेट लगी, तो मैं इसको किसी और दिन रखता हूँ अभी, चूंकि एक सवाल के जवाब में हो नहीं पाएगा कि इसको कैसे नेविगेट करेगी कांग्रेस। इसी विक्ट्री को क्या नेशनल लेवल पर नेविगेट कर सकती है, अपोजिशन के साथ वो क्या रिलेशनशिप लेके चलेंगे, और जो बीच बीच में लोग आके अपना दावा करने लगते हैं उनका क्या होगा, इस पर हम लोग फिर बातचीत करेंगे। लेकिन आज की इससे डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि बीजेपी के लिए बहुत सारे लर्निंग्स हैं, और कम से कम गलतफहमी में तो नहीं रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत।